हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं सभी लोग माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस के लिए? एवरीवन सुपर डुपर एक्साइटेड? आई होप यस। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एक चीज फिर से कहूंगी, डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। आज हम ज्यादातर क्वेश्चंस वो करने वाले हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वीकन करने की बात हो रही होगी या कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की बात हो रही होगी। यही वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ के नीचे आपको 5 इनफैक्ट 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है इस बात को स्ट्रेंथन कर रहा है। स्ट्रेंथन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बना रहा है। चलो, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। मद्रास कैफे अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहता है अपने नए आउटलेट की। तो मद्रास कैफे ने क्या किया है? अपना नया आउटलेट खोला है और उसकी वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि वो एक कूपन को एक लोकल न्यूज़पेपर में प्लेस कर देगा जहां पे फ्री इडली मिल रही होगी विद अ कप ऑफ कॉफी। तो जो है कूपन को लोकल न्यूज़पेपर में प्लेस करेंगे और क्या दी जाएगी? एक फ्री इडली दी जाएगी कप ऑफ कॉफी के साथ। कंपनी ने क्या एस्टिमेट किया? कंपनी ने एस्टिमेट किया कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट होगा और जो फ्री इडली का जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा जितना कंपेंसेट होगा नया बिजनेस से जो जनरेट हुआ प्रमोशन के द्वारा। तो प्रमोशन से जो नया बिजनेस जनरेट हुआ उसमें ज्यादा मतलब उसमें उतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितनी कॉस्ट लग जाएगी एडवर्टीजमेंट में और फ्री इडली में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो वो इस बात को स्ट्रॉन्ग बनाता है कि कैफे के प्रमोशन से प्रॉफिटेबिलिटी उसके सारे आउटलेट्स की बढ़ जाएगी। चलो, ट्राई करो। कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, मतलब इस चीज के सपोर्ट में है कि कम उस मद्रास कैफे को एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि मद्रास कैफे को एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी? चलो देखते हैं। मद्रास कैफे ऑलरेडी हैज अ लॉयल फॉलोइंग इन द कंट्री। अगर इसकी लॉयल फॉलोइंग है ऑलरेडी तो भाई फ्री कॉफी क्यों देनी है, फ्री इडली क्यों देनी है? अगर ऑलरेडी लॉयल फॉलोइंग है तो फ्री कॉफी या फ्री इडली देने की जरूरत क्या है? तो ये तो स्ट्रेंथन नहीं कर रहा। मद्रास कैफे को ये पता चला कि जितने भी नए विजिटर्स उसके आउटलेट्स में आते हैं वो रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या दे रहे हैं? फ्री कॉफी दे रहे हैं, फ्री इडली दे रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भाई वो नए कस्टमर होंगे, नए विजिटर होंगे और फिर वो रेगुलर बन जाएंगे। रेगुलर बन जाएंगे तो फायदा हो जाएगा। चलो, ये स्ट्रेंथन कर रहा है। एक इडली का जो दाम है वो एक कप के कॉफी के दाम से कम है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो न्यूट्रल है। कितना भी दाम हो, कॉस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ज्यादातर कूपन रिडीम ही नहीं होंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी न्यूट्रल है। तो फायदा, और इनफैक्ट ये तो स्ट्रेंथन भी नहीं कर रहा है, न्यूट्रल नहीं, ये वीकन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वीकन कर रहा है। ये क्यों वीकन कर रहा है? डी वाला वीकन इसलिए कर रहा है क्योंकि कूपन रिडीम ही नहीं होंगे, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट वेस्ट चली जाएगी, लोग आएंगे ही नहीं मद्रास कैफे। तो कौन सा वाला है जो स्ट्रेंथन कर रहा था? दैट वाज बी। तो आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर बी।
समझ आया सभी को? रिडीम का मतलब होता है कूपन रिडीम किया, मतलब आपने कूपन दिया, कूपन में जितने की वैल्यू थी वो आपको मिल गई। कूपन दिया आपको फ्री इडली मिल गई, कूपन दिया आपको फ्री कॉफी मिल गई, तो उसको बोलते हैं कूपन को रिडीम कर। चलो एक बार समझते हैं, एक बार और समझा देती हूँ। तो था क्या पैसेज में, तो पैसेज में ये लिखा हुआ था कि भाई मद्रास कैफे ने एडवर्टीजमेंट किया और जो लोग थे उनको बोला कि हम आपको एक कप ऑफ कॉफी फ्री देंगे और इडलीस फ्री देंगे। तो वो बताना था कौन सा इसको स्ट्रांग बना रहा है। तो स्ट्रांग क्या बनाएगा, कि किस बात को स्ट्रांग बनाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ेगी, तो बी में लिखा हुआ था कि जब नए विजिटर्स आएंगे वो रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट से फायदा होगा। स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट कर। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से पढ़ना है इसको। पहले मैं अपने आप को साइड कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको दिख जाऊं मैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे स्ट्रेंथन और वीकन के। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा इस पैराग्राफ को स्ट्रांग बना रहा है, कौन कौन सा इस पैराग्राफ को वीक बना रहा है, कौन कौन सा इस पैराग्राफ का इफेक्ट है। तो 3 चीजें बतानी है कि कौन सा स्ट्रांग बना रहा है, कौन सा वीक बना रहा है, और कौन सा जो है इसका इफेक्ट है। क्लास लेट भी इसी वजह से, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर रही थी, इस वजह से 10 मिनट, हाँ लास्ट मोमेंट में मैंने इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस किए, इस वजह से लास्ट एक क्वेश्चन ऐड किया बेसिकली इसमें, इस वजह से क्लास भी लेट हुई थी। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। चल करेंगे पहले खुद से ट्राई, देखते हैं आपको कितना वीकन और स्ट्रेंथन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। सभी के पास 3 मिनट का टाइम है, यू हैव 3 मिनट्स विद यू। स्ट्रेंथन वाला भी बताना है, वीकन वाला भी बताना है, और कौन सा इफेक्ट है वो भी बताना है। तीनों बताने हैं, 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। चलिए बहुत ध्यान से पढ़ो, हर स्टेटमेंट को एक कैटेगरी में डालो, कौन सा वीकन कर रहा है, कौन सा स्ट्रेंथन कर रहा है, और कौन सा इफेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब वीकन और स्ट्रेंथन वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ गए।
Last 1 minute for all. चलिए आंसर देंगे सभी लोग. फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले. तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ था. पैसेज को पढ़ते हैं. इट इज ट्रू, ये बात सच है कि न्यूज़पेपर्स जो है उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते, उतनी जल्दी चेंज नहीं ला सकते जितने बाकी मीडिया कर सकता है नई नई न्यूज़ इवेंट्स को ब्रेक करने में, लोगों को बताने में. लेकिन फायदे होते हैं स्लो न्यूज़ के. तो स्लो न्यूज़ के क्या फायदे होते हैं? अगर न्यूज़ इवेंट्स को रिपोर्ट किया जाता है तुरंत की तुरंत जैसे ही वो होती है, तो इससे क्या होता है, उससे स्पेक्यूलेशन होता है. स्पेक्यूलेशन मीन्स लोग गेस करने लग जाते हैं. जैसे ही कोई न्यूज़ आई, तुरंत की तुरंत अगर उसको सामने ले आए, तो लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं. क्योंकि जो बिगर पिक्चर होती है वो उनको पता ही नहीं होती है. जर्नलिस्ट को बिगर पिक्चर पता ही नहीं होती है. इसीलिए अगर जर्नलिस्ट को समय मिल जाए डाइजेस्ट करने का इवेंट को, मतलब समय मिल जाए उनको अच्छे से समझने का, तो इससे वो और ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपोर्टिंग कर सकते हैं. क्या ना करें, ऐसे फैक्ट्स को ब्रॉडकास्ट ना करें, ऐसे फैक्ट्स को लोगों के सामने ना लाएं जो अभी तुरंत के तुरंत कंफर्म भी नहीं है. अगर लंबा टाइम मिलता है पब्लिकेशन से पहले तो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है और गेस वर्क जो है बहुत कम होता है. तो जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि होता क्या है, कोई भी न्यूज़ आई सोशल मीडिया पे, टीवी पे, क्या होता है, जैसे ही न्यूज़ आई तुरंत की तुरंत उसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है. उनको कुछ पता भी नहीं होता है, न्यूज़ को लेके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, और वो तुरंत की तुरंत रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, गेस वर्क होना शुरू हो जाता है. तो ऑथर ने बोला ये गड़बड़ है. दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो न्यूज़ को थोड़े टाइम बाद देते हैं, जहां पे वो अच्छे से एक्यूरेटली उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, तब जाके न्यूज़ आती है. तो इस पूरे पैराग्राफ में न्यूज़पेपर के बेनिफिट्स बताए गए हैं और बाकी मीडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बताई गई. पहले मुझे बताओ पैसेज क्लियर हुआ या नहीं. तो पूरे में क्या बताया गया है कि न्यूज़पेपर के फायदे क्या क्या हैं और बाकी रिपोर्ट्स, बाकी न्यूज़ चैनल के नुकसान क्या क्या हैं. चलो अब देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इसको फेवर कर रहे हैं, मतलब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन कौन से हैं जो इसको वीक बना रहे हैं. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला पढ़ा. एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है, जहां पे टेक्नोलॉजी से हम कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो न्यूज़पेपर का जो मीडियम है वो क्या है, पुराना हो गया है. टेक्नोलॉजी हमें तुरंत की तुरंत कम्युनिकेट करवा देगी, तो न्यूज़पेपर क्या हो चुका है, न्यूज़पेपर पुराना हो चुका है. तो क्या मैं कह सकती हूँ ये वीक कर रहा है. न्यूज़पेपर क्या हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना हो गया है. चलो, तो जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था 2 मई 2011 को, स्टोरी बहुत लेट आई थी. मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी. क्यों? क्योंकि इतनी लेट आई ये स्टोरी, जिसकी वजह से वो अपना न्यूज़पेपर के पेजेस चेंज नहीं हो पाए, तो न्यूज़पेपर में वो स्टोरी आ नहीं पाई, फिर उसको एक दिन बाद लाना पड़ा. तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर की क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है. ये क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर की बुराई कर रहा है कि न्यूज़पेपर पे स्टोरी टाइम पे ही नहीं आ पाई, एक दिन लेट आई, क्योंकि उनके पेजेस छप चुके थे. पेज छप चुके थे तो पेजेस को चेंज नहीं कर पाए. तो ये भी क्या कर रहा है, क्या मैं कह सकती हूँ वीकन कर रहा है. समझ आ रहा है.
चलो अगले वाले को देखते हैं। बहुत सारे टीवी न्यूज आउटलेट्स जो है रिपोर्ट कर रहे थे कि पहली बार प्लेन जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कब आया, 11 सितंबर को आया। उन्होंने बोला कि ये एक्सीडेंट था। उन्होंने क्या बोला न्यूज आउटलेट्स ने? एक्सीडेंट था। बाद में पता चला कि टेररिस्ट का काम था और न्यूज़पेपर ने सही बताया था। तो उन्होंने बोला न्यूज चैनल वालों ने गलत बताया था, न्यूज़पेपर वालों ने सही बताया था। पैराग्राफ भी वही कह रहा है कि न्यूज़पेपर वाले एक्यूरेट देते हैं, न्यूज चैनल वाले तो इनएक्यूरेट देते हैं। तो कहने से ये स्ट्रांग बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है। चलो अगला देखते हैं। 21st सेंचुरी में इतने सारे मीडिया के फॉर्म्स आ चुके हैं, टीवी आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है। तो जो पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था न्यूज़पेपर, अब ये जो है डिक्लाइन कर रहा है बहुत सारी जगहों में। रीडरशिप्स जो है कम होती जा रही है। लेकिन न्यूज़पेपर कैसे अच्छा है कैसे खराब है ऐसा तो कुछ भी दे ही नहीं रखा। ये तो क्या कह रहा है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। क्या मैं कह सकती हूँ ये इफेक्ट है कि नए नए मीडिया के फॉर्म्स आ रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? उसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि लोग न्यूज़पेपर को अब कम फॉलो कर रहे हैं। तो फोर्थ वाला क्या हो गया? फोर्थ वाला इफेक्ट हो गया। चलो, जो समय लगता है लिखने में, एडिट करने में, प्रिंट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में न्यूज़पेपर को, इतने समय पे न्यूज़ जो है चेंज हो जाती है। जो इवेंट्स जो कवर हो रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है कि न्यूज़ चेंज हो या हम उस तुरंत के तुरंत न्यूज़ न्यूज़ को बता दें, तो ये बात के चांसेस बड़े कम हैं कि न्यूज़पेपर चलता रहेगा। कौन पढ़ेगा भाई पुरानी न्यूज़? पुरानी न्यूज़ कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। तो न्यूज़पेपर में तो पुरानी न्यूज़ आती है। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम अपडेटेड न्यूज़ पढ़ सकते हैं, तो हम न्यूज़पेपर वाली पुरानी न्यूज़ क्यों पढ़ेंगे? तो ये क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर की बुराई कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है? वीकन कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो फर्स्ट वाले ने न्यूज़पेपर की बुराई करी, सेकंड वाले ने न्यूज़पेपर की बुराई करी और फिफ्थ वाले ने न्यूज़पेपर की बुराई करी। तो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ ने क्या किया? फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ ने वीगन किया। न्यूज़पेपर की तारीफ करी थर्ड वाले ने, तो थर्ड वाले ने क्या किया? थर्ड वाले ने स्ट्रेंथन किया। और फोर्थ वाला तो इफेक्ट था कि अभी जो हो रहा है उसका असर क्या पड़ रहा। तो आंसर क्या हो गया? वीकन वाला हो गया फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ। स्ट्रेंथन वाला कौन सा था? स्ट्रेंथन वाला था थर्ड। और इफेक्ट वाला कौन सा था? इफेक्ट वाला था फोर्थ। कितने लोगों के सारे सही निकले? अगर आपके सही निकले तो आपको इफेक्ट, स्ट्रेंथन और वीकन वाले क्वेश्चंस आ गए। अच्छा, अब एक और चीज। अब किसी बच्चे को ऐसा डाउट तो नहीं आया कि मैम ये ओसामा बिन लादेन कहाँ से आ गए? पैसेज में तो कहीं लिखा हुआ नहीं था इनके बारे में। या ये वर्ल्ड ट्रेड WTO कहाँ से आ गया? WTC कहाँ से आ गया? इसके बारे में तो कहीं लिखा नहीं था पैसेज में। क्या अब ये वाला डाउट क्लियर हुआ कि क्रिटिकल रीजनिंग में कभी भी पैसेज से आंसर नहीं निकलता है। पैसेज को समझ के तब बताना होता है कि ऑप्शन में कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन वीक कर रहा है, कौन इफेक्ट है, कौन रीजन है। तो ये कभी भी पैसेज के हिसाब से नहीं। यस। फोर्थ नंबर नहीं समझ आया? फोर्थ में लिखा हुआ है कि टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया, तो जो न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था अब इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ में बस इतना लिखा हुआ है कि वो इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था अब इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इफेक्ट क्या पड़ा न्यूज़पेपर पे वो लिखा हुआ है। चलो अगला करें, ट्राई करेंगे। स्ट्रेंथन वाला बताना है ना, कौन कौन सा जो है स्ट्रेंथन कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। बहुत ध्यान से, सभी के पास फिर से 2 मिनट का टाइम है।
चलिए देखते हैं। इफ एवरी क्रिवास, क्रिवास का वैसे मीनिंग क्या होता है? क्रैक, जो क्रैक होता है यहाँ पे का मतलब है कोई भी ओपनिंग जो है आपके घर की, मतलब कोई भी देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मतलब कि कोई भी ओपनिंग आपके घर में, मतलब कोई भी जगह है आपके घर में वो भरी पड़ी है ऑब्जेक्ट से। तो आपके घर की सारी जगह भरी पड़ी है ऐसी ऐसी चीजों से जो आपने 5 सालों में यूज भी नहीं करी है, 5 से ज्यादा साल हो गए आपने इस्तेमाल ही नहीं करी है। तो ये बात बिल्कुल सही होगा कहना कि आप एक होर्डर। होर्डर कौन होते हैं? जो उसे सामान को इकट्ठा करके रखते हैं। तो अगर आपके घर में इतने सारे सामान हैं जो आपने कभी इस्तेमाल पिछले 5 या 5 से ज्यादा सालों से इस्तेमाल ही नहीं करे हैं, फिर भी आपके घर में भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब आप जो है चीजों को इकट्ठा करने में विश्वास रखते हो। और अगर कहीं भी थॉट आता है कि आपको उन चीजों से दूर होना पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाते हो। तो कहीं भी थॉट आता है कि आपको दूर होना पड़ेगा अपने पोजेशन से, जो आपके पास चीजें हैं जिनको आपको जरूरत भी नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर होर्डिंग डिसऑर्डर है। आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपको चीजों को इकट्ठा करने का दिल करता है और दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और आप ऐसे अकेले नहीं हो, ज्यादातर इंडियंस को जाना जाता है होर्डिंग के लिए। तो ज्यादातर इंडियंस यही करते हैं, सामान को बस इकट्ठा करते हैं कि कभी तो काम में आएगा, और 5 5 10 10 साल निकल जाते हैं, कभी वो काम में नहीं आता। ये एक ऐसी आदत है जो प्रोबेबली हमारे अंदर शायद इस वजह से आई है, ट्रिगर्ड मीन्स इस वजह से पैदा हुई है, क्योंकि जनरेशन्स थी हमारी, हमारे जनरेशन से ऐसे ही चल रहा है, मेकिंग डू एंड नॉट हैविंग इनफ। क्योंकि हमारी जनरेशन क्या थी? मेकिंग डू करने की। मेकिंग डू का मतलब क्या? जुगाड़ करने की। तो हमारे पास कभी से बहुत कुछ नहीं था, तो हम हमेशा जुगाड़ कर करके चीजों को करते थे। तो हमें लगता था कब कौन सी चीज काम में आ जाए पता नहीं। तो हमारे अंदर ये हमेशा से आदत इस वजह से आई है। पैसेज समझ आया सभी को? चलो, अब कौन कौन सी बातें हैं अगर वो सच हो गई तो वो जो है इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रही हैं। चलो, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। कलेक्टर्स जो होते हैं वो पोजेशंस को ऑर्गेनाइज्ड और टारगेटेड फैशन में करते हैं। तो जो कलेक्टर्स होते हैं वो टारगेटेड तरीके से लोग चीजों को इकट्ठा करते हैं, और जो होर्डर्स होते हैं वो इम्पल्सिवली करते हैं। इम्पल्सिवली भी मन किया तो कर लिया, उनकी प्लानिंग नहीं होती। तो यहाँ पे तो डिफरेंस बता रहे कि कलेक्टर्स और होर्डर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। पैसेज को लेकर तो बात ही नहीं हो रही। पैसेज में तो ये था कि इंडियंस बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं चीजों को। इंडियंस को लगता है कि भाई जुगाड़ करनी है, कभी भी जुगाड़ की जरूरत पड़ जाती है, अब पता नहीं कौन सी चीज कब काम में आ जाए, तो इसलिए वो हमेशा इकट्ठा कर करके रखते हैं। पैसेज में तो ये लिखा हुआ था, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये तो स्ट्रेंथन नहीं कर रहा। अगला देखते हैं। एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसके पास एक अलग से स्टोर रूम होता है, एक अलग से रूम होता है, जो स्पेशली इसलिए होता है कि जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे आइटम्स हैं जो जनरेशन से आते आ रहे हैं उनको छुपा के रखे। तो एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में एक रूम होता है सारे के सामान को रखने का, छुपाने का। तो इसका मतलब इकट्ठे करने की आदत होती है इंडियंस को, बिल्कुल स्ट्रेंथन कर रहा है। ज्यादातर इंडियंस को चिंता होती है यार कब कौन सी चीज काम में आ जाए, सर्वाइवल की ज्यादातर इंडियंस को चिंता होती है। तो ये उनको एनकरेज करती है कि वो चीजों को संभाल के रखें, क्या पता कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए। तो पूरे इंडियंस हर बार यही सोचते रहते हैं कि क्या पता इस सामान को कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए। तो वो चीजों को क्या करते रहते हैं? चीजों को संभाल संभाल के रखते रहते हैं और वो स्टोर करते रहते हैं। सही बात है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेंथन कर रहा है पैसेज को। पैसेज में यही लिखा हुआ था। तो आंसर इज व्हाट? ओनली सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड आपका आंसर है। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। क्या क्रिटिकल रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस चैंपियंस। अभी लाइन सेम लाइन ऑफ रीजनिंग वाला नहीं करेंगे, अभी वीकन और स्ट्रेंथन वाला ही करेंगे। चलो नेक्स्ट। अब वीकन वाला बताना है। सभी के पास फिर से 2 मिनट का टाइम है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वीकन के साथ ना स्ट्रेंथन वाला भी बता देना। मुझे वीकन तो बताना ही, साथ में स्ट्रेंथन वाला भी बताना, कौन सा स्ट्रेंथन कर रहा है। चलो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल बैंक है उसने बूस्ट कर दिया, मीन्स बढ़ा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक ने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है जिसकी रेट पे लोन्स देती है बैंक, तो उन्होंने अपने लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, मतलब लोन्स महंगे कर दिए। 7वें लगातार महीने और 9 साल के हाई पे पहुंच गए 2.85%। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि दूसरी बार वो परसेंटेज पॉइंट राइज करेगी कैश रेट में। जैसे कि उसकी लास्ट मंथली बोर्ड मीटिंग हुई थी 4 हाइक्स के बाद, मतलब लगातार जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं। कैश रेट अब सबसे ज्यादा हो चुका है, मई 2013 से कंपेयर करें तो तब से अब का सबसे हाईएस्ट है, जब बैंक ने 3 से 2.75 कर दिया था। बैंक गवर्नर ने बोला कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और उनका बोर्ड को उम्मीद है कि वो इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ा देगी, क्योंकि उनका मकसद है कि वो महंगाई को कम करें, 2 से 3% पे ले आए बाय रेजिंग द कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी को बढ़ा के। एक बच्चे डॉट क्वेश्चन में रूम की बात तो नहीं थी, तो वो वहां कैसे है बेटा? यही तो क्रिटिकल रीजनिंग है, यही तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे जो बातें हो रही होंगी वो पैसेज में नहीं लिखी होंगी। हमेशा ऐसा होगा क्रिटिकल रीजनिंग में, यहाँ जो बातें होंगी वो पैसेज में लिखी ही नहीं होंगी। तो इस वर्ड मैचिंग कभी मत करना कि यहाँ जो हो रहा है क्या वो पैसेज में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ होगा कभी भी। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, ये क्रिटिकल रीजनिंग है, इसलिए इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या रिलेटेड है। चलो पहले पैसेज समझते हैं। इस पैसेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझते हैं। जगह नहीं है मेरे पास लिखने की, कोई बात नहीं। मैं यहाँ लिख देती हूँ अपने आप को हटा के थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझानी है इस पैसेज को समझाने से पहले। सभी को पता है महंगाई जब बढ़ती है तो क्या होता है। मान लो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है, मतलब डिमांड ज्यादा हो जाती है। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सेब एक ही, अनार एक ही है, लेकिन 100 बीमार है। 100 बीमार एक अनार, मतलब 100 लोग उस चीज को चाहते हैं, लेकिन अनार एक ही है, तो अनार का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक जो होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देने का मतलब क्या होता है मतलब अब लोगों को पैसा महंगा मिलेगा, अब लोगों को लोन सस्ता नहीं मिलेगा। लोन महंगा मिलेगा तो लोन लोग नहीं लेंगे, लोन लोग नहीं लेंगे तो इकोनॉमी में मनी कम हो जाएगा, इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ जाएगा, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम हो गया। इकोनॉमी में पैसा कम हो गया तो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा। तो महंगाई को कंट्रोल करने का सरकार के पास एक जो तरीका होता है वो क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो अब क्या पूछा गया है, कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो वीक बनाएगा। इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है, इस पैसेज में लिखा हुआ है कि भाई महंगाई बढ़ रही थी, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं, $300 बिलियन पे जा चुके हैं। न्यूट्रल है, महंगाई को लेके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कोई बात ही नहीं कर रहा, तो ना ही वीक बना रहा ना ही स्ट्रांग बना रहा। सरकार ने फोरकास्ट किया है, सरकार ने प्रिडिक्ट किया है कि जो महंगाई है वो 7.75% चली जाएगी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड से पहले। और जो बैंक को लग रहा है 8% चली जाएगी। सरकार को लग रहा है महंगाई इतनी बढ़ जाएगी और बैंक को लग रहा है महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, दोनों में महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं। पैसेज में भी यही लिखा हुआ था कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो क्या मैं कह सकती हूँ सेकेंड वाला स्ट्रेंथन कर रहा है।
पैसेज में लिखा हुआ था महंगाई बढ़ रही है इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत है, सेकंड में भी वही लिखा हुआ है कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो सेकंड वाला तो पैसेज को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। क्या इस बात में कोई डाउट किसी को? चलो अगला, ऐसा फोरकास्ट किया है कि इकोनॉमी जो है 3.25% बढ़ेगी करंट फिस्कल ईयर में बिफोर प्लमेटिंग टू, फिर वो गिर जाएगी 1.5% रह जाएगी क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग को हिट कर रहा है। तो ऑथर ने बोला बैंक तो क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है यार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ डाउन हो रही है। तो थर्ड वाला कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट को मत बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को मत बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर स्पेंडिंग को हिट कर रहा है, मतलब लोग खर्चा ही नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इसलिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो ग्रोथ जो है खत्म होती जा रही है, प्लमेट कर रही है इकोनॉमी, इकोनॉमी नीचे जा रही है। प्लमेट का मीनिंग क्या होता है? प्लमेट का मीनिंग होता है इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो इकोनॉमी नीचे जा रही है मतलब ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मत बढ़ाओ भाई। पैसेज में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट को मत बढ़ाओ, इकोनॉमी नीचे जा रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग खतरे में है, लोग खर्चा नहीं कर पा रहे, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये वीकन कर रहे हैं। तो सेकंड वाला स्ट्रेंथन कर रहा था, थर्ड वाला वीकन कर रहा था, हमें कौन सा वाला बताना था? हमें वीकन वाला बताना था। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली थर्ड, सिर्फ और सिर्फ थर्ड आंसर है। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? फोरकास्ट में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज अगर ट्रू होगी तो वीक कर देगी? थर्ड वाला वीक कर देगा। यही क्वेश्चन होता है कौन कौन सा स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो सपोर्ट कर देगा, तो ये वाला स्ट्रेंथन कर देगा। मैम एग्जैक्ट डेटा को कंसिडर करते हैं या नहीं? चलो सबसे पहले तो ना आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब समझो। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं उनको आपको ट्रू मानना होता है, और इन स्टेटमेंट्स को ट्रू मानते हुए कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो अगर सच होगा तो पैसेज को स्ट्रॉन्ग बना देगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं कि पैसेज के हिसाब से क्या आंसर है, क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट अगर सच है तो पैसेज को कमजोर बना देगा, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट अगर सच है तो पैसेज को स्ट्रेंथन कर देगा, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट अगर सच है तो पैसेज का इफेक्ट होगा, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट अगर सच है तो वो पैसेज का कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो ये स्टेटमेंट्स तो आपको सच मान के ही आंसर देना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला डेटा तो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं था, या ये वाला वर्ड तो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं था। समझो क्रिटिकल रीजनिंग। बेटा क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यही फर्क होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज के हिसाब से आंसर दिया जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग में जो स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं उनको सच मान के आंसर दिया जाता है। इन स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है। हर क्वेश्चन में आपको यही लिखा हुआ होगा, कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स एज ट्रू। अगर ये ट्रू होंगे तो कौन सा आंसर होगा? तो दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है, उसका महंगाई पे कोई असर है या नहीं, उसका ग्रोथ पे कोई असर है या नहीं, उसका इंटरेस्ट रेट पे कोई असर है या नहीं, हमें नहीं पता। ना ही स्ट्रॉन्ग बना रहा, ना ही वीकन कर रहा। एक बार फिर से समझाओ इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ था? बेसिकली अगर हम देखें तो पैसेज में लिखा हुआ था कि महंगाई बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए सरकार ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो ए में तो फॉरेन रिजर्व्स की बात हो रही थी, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट या महंगाई या ग्रोथ की कोई बात ही नहीं हो रही थी। बी में बात हो रही थी कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बी वाला स्ट्रॉन्ग बना रहा था। सी में बात हो रही थी ग्रोथ नीचे जा रही है तो इंटरेस्ट रेट को मत बढ़ाओ, ग्रोथ नीचे जा रही है तो इंटरेस्ट रेट को मत बढ़ाओ, जबकि यहां लिखा हुआ था इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, तो ये इसको वीकन कर रहा था। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये अभी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग मिमिक्स द रीजनिंग मिमिक्स। चलो अब ये वाले पैटर्न पे आ जाते हैं। हमने कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले छोड़ा था उसको करते हैं सबसे पहले। तो हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ऐसे पैटर्न का, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगी इस पैटर्न का। करना क्या है, यहां पे इस पैराग्राफ को लिखते समय ऑथर ने किसी लॉजिक का यूज किया।
ऑथर ने कोई लॉजिक यूज किया है, कोई रीजनिंग यूज करी है, कोई सोच के साथ ये पैराग्राफ लिखा है। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ऑथर की सोच सेम है, ऑथर के पीछे लिखने का लॉजिक सेम है। चलो सबसे पहले करते हैं। मैम ये क्वेश्चन, ये पैटर्न कितने नंबर का आता है बेटा? 10 से 15 नंबर का आता है। ऐसा नहीं कि 2-3 नंबर का आता है। आप सोचो, आप एडिटेशन को इतना टाइम देते हो, ग्रामर को इतना टाइम देते हो, सिर्फ 5 नंबर की आती है, सिर्फ 5 नंबर की। पैराजंबल पे इतना टाइम देते हो, वो सिर्फ 5 नंबर का आता है। क्लोज टेस्ट को इतना टाइम देते हो, वो सिर्फ 6 नंबर का आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 7 नंबर का आता है। फिलर सिर्फ 5 नंबर का आता है। और ये इकलौता टॉपिक 10 से 15 नंबर का आता है। तो खुद सोचो क्या इंपॉर्टेंट है। और इसी को मैक्सिमम लोग स्किप करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं इसमें। मेंस में राइट। ऑस्ट्रिच जो है बहुत ही बढ़िया एनिमल है। जब भी वो देख रहा होता है कि उसका शिकारी सामने से आ रहा होता है, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, एक फैक्सिनेटिंग एनिमल है। जब भी वो देखता है कि उसका जो शिकारी है वो सामने से आ रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपने सर को सैंड के अंदर बरी कर लेता है, इस सोच के अंदर कि अगर उसे प्रेडेटर नहीं दिख रहा तो प्रेडेटर भी उसको नहीं देख पाएगा और अटैक से बच जाएगा। पहले तो पैसेज समझ में आया? आपने देखा कि आपके सामने आपकी मम्मी एक फ्लाइंग चप्पल लेते हुए आ रही है। आपने क्या किया, अपने आंखों के सामने ऐसे कर लिया कि मैं मम्मी को नहीं देख पा रही तो मम्मी भी मुझे नहीं देख पाएगी और मैं मेरी पिटाई नहीं होगी। तो ऑस्ट्रिच भी ऐसे ही करता है। तो अब बताना है कि ये लॉजिक के ऊपर कौन कौन सा स्टेटमेंट फिट बैठता है। चलो, क्योंकि राम ने भगवान को नहीं देखा तो इसीलिए उसे विश्वास नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करते। क्योंकि राम ने भगवान को नहीं देखा तो उनको लगता है कि भगवान है ही नहीं। चलो अगला देखते हैं। क्रिस को विश्वास है कि अगर इंसान पॉजिटिव रहता है अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी, तो अगर सर्कमस्टांसेस खराब है, चीजें खराब है, फिर भी इंसान पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम्स जो है खुद ब खुद चली जाएंगी। चलो, अंकित एक मैच देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जहां पे इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। तो उन्होंने सोचा कि मैं टीवी बंद कर देता हूँ डिसअपॉइंटमेंट में, क्योंकि वो अपनी कंट्री को लूज करते हुए नहीं देखना। तो अब मैंने आपको तीनों बता दिए। 30 सेकेंड्स का टाइम लो और मुझे बताओ कौन सा है जो आपको सेम लॉजिक पे लग रहा है। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन। कौन सा है जो आपको सेम लॉजिक पे लग रहा है? 30 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास। सबके सब फंसोगे, मुझे ऐसा लगता है सब फंसेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द ऑप्शंस। कोई भी इस सेम लॉजिक पे नहीं है, सबका लॉजिक अलग अलग है। इसमें लॉजिक था, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपना मुंह छुपा लिया और आप ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम अब आपके सामने नहीं आएगी, प्रॉब्लम को भी आप नहीं देखोगे। तो लॉजिक ये था इसका कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपना मुंह छुपा लिया, तो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम भी आपको देख नहीं पाएगी। इसमें तो राम ने भगवान को नहीं देखा तो उसको लगता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ और ही लॉजिक था। फिर इसको लगता है अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप चली जाएंगी, तो ये तो पॉजिटिव रहने को लेके था। अंकित एक मैच देख रहे थे, इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो उन्होंने सोचा मैं मैच नहीं देखता क्योंकि वो मैं अपनी कंट्री को हारते हुए देख ही नहीं पाऊंगा, एज ही वॉज अनएबल टू सी हिज कंट्री लूज। चलो, तो ये आंसर नहीं है। अब जिन लोगों को सी आंसर लग रहा था, थर्ड वाला आंसर लग रहा था, एक छोटा सा चेंज करती हूँ थर्ड वाले ऑप्शन में, तब समझ में आएगा कि वो आंसर होगा।
Ankit was watching a match between India and Pakistan, wherein India was performing poorly. He turned off the TV and thought, उन्होंने टीवी बंद किया and thought, if I will not see the match, अगर मैं मैच नहीं देखूंगा, इंडिया विल नॉट लूज इट, तो इंडिया हारेगी नहीं. तो अंकित जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच देख रहे थे. इंडिया का परफॉर्मेंस गलत खराब हो रहा था, तो उनको लगा कि मैं टीवी बंद कर देता हूं, अगर मैं देखूंगा नहीं तो इंडिया हारेगी नहीं. जैसे ऑस्ट्रिच ने क्या किया, अपना सर छुपा लिया कि अगर मैं प्रॉब्लम को देखूंगी नहीं तो शिकारी मुझे नहीं देख पाएगा, तो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा. अब ये थर्ड वाला आंसर है. चलो सेकेंड वाले को भी आंसर में कन्वर्ट करते हैं, जिन लोगों को डाउट्स हैं क्लियर होंगे. क्रिस बिलीव्स दैट इफ वन स्टेज पॉजिटिव इन अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस, इसको करते हैं. क्रिस बिलीव्स इफ वन हाइड्स हिमसेल्फ या हाइड्स वन सेल्फ फ्रॉम प्रॉब्लम्स, अगर क्रिस को ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अपने आप को प्रॉब्लम से छुपा लेगा, द प्रॉब्लम्स वोंट एनकाउंटर है, तो प्रॉब्लम्स भी उसको ढूंढ नहीं पाएंगे. तो क्रिस को ऐसा लगता है कि अगर इंसान अपने आप को प्रॉब्लम से छुपा लेगा तो प्रॉब्लम भी उसको ढूंढ नहीं पाएगी. अब सेकंड भी आंसर हो जाएगा. फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो हैड नॉट सीन, देखा ही नहीं है, तो बिल्कुल ही अलग है. इसको अगर चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं. राम सॉ द डेविल, राम ने डेविल को देखा. राम क्लोज्ड हिज आईज, राम ने अपनी आंखें बंद कर दी. थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, इफ आई एम नॉट एबल टू सी द डेविल, अगर मैं डेविल को नहीं देख पा रहा तो डेविल भी मुझे नहीं देख पाए. आई एम नॉट एबल टू सी द डेविल, डेविल विल ऑल्सो नॉट सी मी. और ये भी हो जाएगा. ये रीजनिंग थी, तीनों में से किसी में ये रीजनिंग नहीं दे रखी थी. नाउ ट्रू, समझ आया सभी को. मैम काश एग्जाम देते समय आपकी आत्मा मेरे अंदर घुस जाए. चलो एक और करेंगे ऐसा क्वेश्चन. चलो लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझना. रवि को लगता है कि उसका ओपिनियन सही है क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसके साथ हाँ करते हैं. तो इसके पीछे लॉजिक है. लॉजिक क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है वो सही है तो इसलिए उसको लगता है वो सही है. क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है वो सही है इसलिए उसको भी लगता है वो सही है. तो मतलब जो ज्यादातर लोगों को लगता है वही रवि को लगता है. तो फॉलो क्या किया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को क्या लगता है. पहले बताओ लॉजिक समझ आया.
तो लॉजिक क्या है इसके पीछे रीजनिंग क्या है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, जो ज्यादातर लोगों को लगता है वही रवि को लगता है। चलो, मानविका को लगता है कि अर्थ फ्लैट है, स्फेरिकल नहीं है, और वो सारे के सारे सबूत को मानने से मना कर देती है जो उसके विश्वास के अगेंस्ट है। उल्टा दे रखा है। रीजनिंग तो ये थी कि ज्यादातर लोगों को जो लगता है वही रवि को लगता है। सौम्या को ये इंप्रेशन है कि टीचर को मिस्टेक को माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसने जानबूझ के फाइल को मिसप्लेस नहीं किया था, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के। इसमें तो कोई ज्यादातर लोगों को क्या लगता है ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही थी, लॉजिक वो था ही नहीं कहीं। विवेक जो है सेकंड ऑप्शन मार्क करने वाला था, लेकिन जब उसको ये पता चला कि ज्यादातर क्लास ने थर्ड ऑप्शन मार्क किया तो उसने अपना आंसर चेंज कर दिया। मतलब ज्यादातर लोगों को जो लगा वही विवेक को लगा, ज्यादातर लोगों को जो लगा वही विवेक का भी विश्वास हुआ, तो उसने आंसर चेंज कर दिया जो ज्यादातर लोगों को लगा। चलो, रीजनिंग मैच हो गई। जो ज्यादातर लोगों को लगता है वही रवि को लगता है, तो यहाँ पे भी जो ज्यादातर लोगों को लगा वही रवि ने किया। श्रेया ने कुछ पैसा दिया कॉज की तरफ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उसके जो फ्रेंड्स थे वो कर रहे थे, और अगर वो कुछ भी डोनेट नहीं करती तो इससे क्या होता है, वो कंजूस लगती। अब फोर्थ आंसर नहीं है, जो बच्चे कह रहे हैं ओनली 3 और 4। अगर ये यहाँ पे खत्म हो जाता, ध्यान से समझना बेटा इसको, अगर ये वाला सेंटेंस में यहीं पे खत्म कर देती कि उसके ज्यादातर लोग कर रहे थे तो उसने भी कर दिया, तो फोर्थ आंसर होता। लेकिन जैसे ही हमने यहां पे इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया कि उसने इसलिए नहीं दिया कि सारे लोगों को लगता था देना चाहिए इसलिए दे, उसने इसलिए दिया कि उसके सारे दोस्तों ने दिया, अगर वो नहीं देगी तो वो कंजूस लगेगी। तो रीजन ये नहीं था कि सबने किया इसलिए वो करे, रीजन ये था कि वो कंजूस नहीं लगना चाहती थी, तो रीजन कुछ और था। तो क्या समझ में आया फोर्थ वाला आंसर क्यों नहीं हुआ? तो रीजन, इसमें रीजन ये था कि सब लोग कह रहे थे तो उसको लगा सब लोग सही हैं। तो रीजन क्या है कि बाकी लोग सही है इसलिए वो काम हो रहा है, बाकी लोग सही है इसलिए सब लोगों को फॉलो किया जा रहा है। बट कि यहाँ पे ये रीजन नहीं है कि बाकी लोग सही है इसलिए उसने क्या नहीं, वो कंजूस नहीं लगना चाहती थी इसलिए उसने किया, तो रीजन ही कुछ और है, रीजन ये नहीं है जो इसमें था। तो क्या समझ में आया फोर्थ आंसर क्यों नहीं हुआ? तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली 3। कोई परेशानी किसी की? चलो, अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न, आंसर बताएंगे। अच्छा, विजिबल हूँ, सॉरी। पल्लवी ने 3 अटेम्प्ट्स दिए पेपर को क्रैक करने में। पहली बार में वो फेल हो गई तो उसने क्या बोला, मेरे टीचर की गलती है। तीसरी बार में जब वो सक्सेसफुल हुई तो उसने बोला मैंने अपनी मेहनत से किया है, जबकि टीचर सेम ही थी। रमेश की टीम मैच जीत गई और सारा क्रेडिट कोच को दिया, इसमें तो उल्टी रीजनिंग लिखी हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता। रजनी ने अवार्ड जीता और उसने बताया कि उसने कितनी मेहनत करी, मतलब तीसरे में उसने क्रेडिट लिया। जब वो पहली बार नहीं जीती थी तो उसने क्लेम किया कि जूरी पार्शियल हुई थी। रीजनिंग वही है कि जब हार गए तो गलती दूसरों की है, जब जीत गए तो मेहनत मेरी है। रीजनिंग क्या थी? अगर कुछ गलत हुआ तो तुम गलत थे, गलत गलत कोई और था, और अगर अच्छा हुआ तो मेरी मेहनत की वजह से अच्छा हुआ। तो इसमें भी वही लिखा हुआ, जब रजनी जीत गई तो उसने बोला मेरी वजह से मैं जीती, और जब हार गई थी तो बोला किसी और की वजह से हारी थी। तो बिल्कुल मैच हो गया। वो रेस हार गया और उसने अपने इंजर्ड नी को ब्लेम किया,
जीतने वाला तो सेंस बताया ही नहीं गया, दोनों बताने थे कि हारे तो दूसरों की वजह से हारे और जीते तो खुद की वजह से जीते, दोनों चीजें बतानी थी। तो सिर्फ सेकेंड वाला ही सही था, आंसर वॉज ओनली सेकेंड। सो दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड। कोई परेशानी? चल अगले पर आते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं। कर लिए हमने सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है, चलो इसको कर लेते हैं, साथ में करेंगे। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? एक स्टेटमेंट है, उसके नीचे दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि वो आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है या वीक आर्ग्यूमेंट्स है। मतलब उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आंसर, ये हमने एक बार पहले भी किया था, आप लोगों को याद होगा, उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आंसर यस होगा या आंसर नो होगा। चल, क्या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल, फेसबुक, क्या इनको लाइसेंसेस लेने चाहिए कंट्री में, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज लाइसेंस लेती है, क्योंकि दोनों ही वॉइस कॉलिंग, मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारा जियो, वोडाफोन भी ये सब करवा रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप भी ये सब करवा रहे हैं। तो जियो और वोडाफोन वगैरह को तो लाइसेंस लेना है, तो व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह को क्यों नहीं लेना चाहिए लाइसेंस? ऑथर ने ये पूछा। तो दो आर्ग्यूमेंट्स दिए, अब बताओ ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है? यस लेना चाहिए भाई सिग्नल, क्यों? तभी तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तभी तो इक्वल लेवल की फील्ड होगी, तभी तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स टैक्सेस देंगे, वो लेवीज देंगे जो टेलीकॉम कंपनीज देते, तभी तो इक्वल लेवल की फील्ड होगी। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए भाई, उनको भी लाइसेंस लेने चाहिए, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। स्ट्रांग है भाई, हाँ भाई बिल्कुल लेना चाहिए। अगर ये लोग फॉलो करेंगे सिक्योरिटी को, लॉ को, सारी चीजों को, तो इनको फॉलो करना चाहिए भाई। जब जियो वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करना चाहिए, इनके ऊपर भी सब कुछ लगना चाहिए, क्यों? तभी तो ये लोग फॉलो करेंगे सारे रूल्स रेगुलेशंस को, लॉज को, सब चीजों को। बिल्कुल सही बात है। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग। दोनों के ये स्टेटमेंट्स क्या है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स स्ट्रॉन्ग। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? मजा आया आज के सेशन में? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कल तो देखो फ्राइडे है ना, कल तो आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, कल तो हम बहुत सारे प्यारे प्यारे पैटर्न्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम क्रिटिकल रीजनिंग का ही एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग का ही हिस्सा है ये, और इसीलिए मैंने आज कोई भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि मैंने सारे के सारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीक के लिए रखे हुए। आप लोगों के पास स्टडी प्लान है पूरा का पूरा अप्रैल मंथ का, सभी ने देखा हुआ है कंप्लीट स्टडी प्लान? हाँ, तो हम उसी स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? अच्छा, एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नया ज्वाइन किया है परफेक्शन, इनको प्रॉब्लम हो रही है, एक चीज की ना आदत बना लो, और वो आदत क्या है कि ग्रामर को ना हर सैटरडे संडे करो, एवरी सैटरडे संडे ग्रामर को दो, और मंडे से फ्राइडे परफेक्शन। तो इससे क्या होगा, आप लेवल पे आ जाओ, इससे क्या होगा, आपका एक स्केड्यूल बन जाएगा और रोज रोज आप इंग्लिश कर पाओ। तो मेक श्योर कि मंडे टू फ्राइडे परफेक्शन करो, ग्रामर सैटरडे संडे करो। तो इससे जब तक आपका एग्जाम आएगा आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी, परफेक्शन तो रोज चलेगा ही चलेगा, तो इंग्लिश में भी आप अच्छे होते हुए जाओ। आई होप सभी को फायदा हो रहा है परफेक्शन की क्लासेस में, बहुत मजा आ रहा है परफेक्शन की क्लासेस में। इस बात को मैं हर बार कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट्स। आप लोगों ने भी अपने सबसे सुना ही होगा, किसी के अगर कोई बच्चे बैंकर्स हैं या कहीं बैंक में काम करते हैं, आपने सबसे सुना होगा 3 महीने अगर आप परफेक्शन में लगातार आ गए विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग, बिना एक भी सिंगल डे ब्रेक किए हुए, तो पेपर आपको बहुत ईजी लगेगा। आप कोई भी पेपर दोगे, एसबीआई पीओ का पेपर दोगे,
IBPS का दोगे, RRB का मेंस दोगे, SBI PO का मेंस दोगे, SSC का, कोई पेपर दोगे, आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी। बट एक चीज जो मुझे आप सबसे चाहिए, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। सबसे चाहिए मुझे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी तो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। जिम्मेदारी सब कुछ मेरी है करवाने की, सारी जिम्मेदारी मेरी है करवाने की। मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगी। जो बच्चे कह रहे हैं मैम वो क्या की क्लासेस जो आपने बोली थी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो आपने क्लासेस बोली थी वो नहीं हो रही है, आई नो। इसीलिए आप लोगों को पता होगा एडिटोरियल में वो कैब रोज हो रही है। एडिटोरियल में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको रोज मिल रहा है, एक लेटर रोज मिल रहा है, एक ऐसे रोज मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे हम परफेक्शन में हर तरह का पैटर्न रोज कर रहे हैं। ग्रामर ग्रंथ भी चल रहा है। अभी मैं आपकी बीच बीच में एरर डिटेक्शन की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी। सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मेरी जिम्मेदारी है आपको हर टॉपिक कराने की, हर चीज कराने की। बस आप मुझे 2 वादे कर दो कि एडिटोरियल और परफेक्शन किसी भी सिंगल डे मिस नहीं करो। किसी एक भी सिंगल डे मिस नहीं करोगे, एडिटोरियल और परफेक्शन। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं एक एक चीज करवाऊंगी और बहुत बहुत सारी करवाऊंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 100, 150, 200, पैरा जंबल 100, 150, 200, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, मैच द कॉलम्स, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, सब कुछ बहुत सारा कराऊंगी। बस इन दोनों की एक हैबिट बना उस दिन तक जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। यस? नहीं बेटा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी क्लर्क में नहीं आती है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी SBI PO और IBPS PO में आती है। RRB में भी नहीं आती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इन दोनों एग्जाम्स में। यस? अच्छा, आज से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे वो कैप क्विज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा एडिटोरियल का, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट गेटिंग वो कैप क्विज ऑफ हिंदू डेली वो कैप ऑन टेलीग्राम चैनल। तो आप सभी ने ज्वाइन किया हुआ है ना टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश विद निमिषा बंसल और कंटेंट निमिषा बंसल। तो यहाँ पे आपको वो कैप क्विज मिल जाएगा। टाइमिंग वैसे अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है टाइमिंग। मैंने टीम को बोला है 5 बजे का। होगा तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट 5 से 8 PM के बीच में आपको मिल जाए। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।